हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने गुप्त काल के राजाओं के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज द्वितीय पार्ट में हम गुप्तकालीन प्रशासन, मंदिर, चित्रकला, स्थापत्य कला, गुप्तकालीन अभिलेख आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पार्ट में हम सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन में दोस्तों सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी वो थी देश और उसका शासक था गोप्ता। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी देश और उसका शासक था गोप्ता कहलाता था। उसके बाद में दोस्तों दूसरी बड़ी इकाई थी भुक्ति और उसका शासक कहलाता था उपरिक। दूसरी बड़ी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति और उसका शासक था उपरिक। उपरिक। तीसरी बड़ी इकाई थी विषय, जिसका मुखिया था विषयपति। तीसरी बड़ी थी विषय और शासक था विषयपति। विषयपति कहलाता था। फिर दोस्तों सबसे छोटी प्रादेशिक इकाई थी ग्राम और उसका मुखिया कहलाता था ग्रामिक। सबसे छोटी प्रादेशिक इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया था या शासक था वो कहलाता था ग्रामिक। ग्रामिक कहलाता था। पुलिस का मुख्य अधिकारी है वो दंडपाशिक कहलाता था और पुलिस के अन्य कर्मचारी हैं वो चाट या भाट कहलाते थे। मुख्य अधिकारी उसको दंडपाशिक बोलते थे। दंडपाशिक। और पुलिस के जो अन्य कर्मचारी थे उनको चाट या भाट कहते थे। चाट या भाट कहलाते थे। उसके बाद में चांदी के जो सिक्के हैं, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के हैं, उनको रुपये का कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। और जो गुप्तकालीन वेश्याएं होती थी उनको गणिका कहा जाता था। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। उसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 हुआ करता था। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 हुआ करता था।
ये था दोस्तों गुप्तकालीन प्रशासन की मुख्य मुख्य और इम्पोर्टेंट बातें। अब गुप्तकालीन मंदिर, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है गुप्तकालीन मंदिर। महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हुए, उससे पहले एक दो बातें देखते हैं कि गुप्त सम्राट है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उसके बाद में मंदिर बनाने की कला है वो गुप्त काल में ही विकसित हुई थी। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में विकसित हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर उनमें सबसे पहला है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, शिव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस मंदिर की खास बात यह है दोस्तों कि यह सबसे प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर है। सबसे प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा? भूमरा का शिव मंदिर। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और गुप्तकालीन सबसे प्राचीन मंदिर है। फिर दूसरा है पार्वती मंदिर। यह दोस्तों नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार एमपी में स्थित है। उसके बाद में अगला मंदिर है दोस्तों विष्णु मंदिर जो तिगवा मध्य प्रदेश में है। तीसरा है विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस मंदिर की खास बात क्या है दोस्तों कि यह गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ट रचना है। और इसके बाद में उत्तर भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण इसी मंदिर से मिलता है। उत्तर भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का प्रमाण शिखर निर्माण का प्रमाण सर्वप्रथम इसी मंदिर में मिलता है।
और इसकी खास बात है दोस्तों, यह पंचायतन शैली में निर्मित है। यह मंदिर स्थापत्य कला की शैली है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। पंचायतन शैली में निर्मित। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद में आता है भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर, यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी का ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। यह तो हुई दोस्तों गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में। अब देखते हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में। मूर्तिकला और चित्रकला। इसमें सबसे पहला है दोस्तों कि अजंता की जो निर्मित गुफाएं हैं, कुल 29 गुफाएं हैं, उनमें वर्तमान में 6 ही शेष हैं। उन 6 में गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहते हैं, जिसमें बुद्ध के जन्म, महापरिनिर्वाण और महाविनिष्क्रमण से संबंधित चित्र हैं। अजंता में निर्मित गुफाओं में 16-17 नंबर की गुफा गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन है। 16 नंबर की गुफा में मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, गुफा नंबर 17 को चित्रशाला भी कहते हैं। चित्रशाला कहते हैं। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण आदि से संबंधित चित्र हैं। चित्र हैं। उसके बाद में है दोस्तों बाघ की गुफाएं, जिसमें 9 गुफाएं हैं। उनमें एक गुफा में बुद्ध और बोधिसत्व की विशाल प्रतिमाएं मिली हैं। बाघ की गुफाएं, जिनमें 9 गुफाएं, उनमें एक गुफा में बुद्ध और बोधिसत्व की विशाल प्रतिमाएं मिली हैं।
की विशाल प्रतिमाएं मिली हैं। उसके बाद में अगला है दोस्तों, 4वीं सदी में बनी उदयगिरी की विशाल वराह मूर्ति गुप्त युग के मूर्तिकारों की कुशलता का स्मारक है। चौथी शताब्दी में बनी उदयगिरी की विशाल वराह मूर्ति प्रसिद्ध है। उसके बाद में है दोस्तों, भारत की सुंदरतम मूर्ति मथुरा के बुद्ध की है, जो 7.25 फुट ऊंची और अभय मुद्रा में खड़ी है। भारत की सुंदरतम मूर्ति मथुरा के बुद्ध की है, जो 7.25 फीट ऊंची व अभय मुद्रा में खड़ी है। छठा पॉइंट है दोस्तों, सारनाथ की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी मूर्ति भी प्रसिद्ध है। सारनाथ की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी मूर्ति भी प्रसिद्ध है। ये तो हुआ दोस्तों गुप्तकालीन मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में। अब एक बार दोबारा देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश कहलाती थी, जिसका शासक था गोप्ता। दूसरी सबसे बड़ी इकाई थी भुक्ति, जिसका शासक था उपरीक। और तीसरी बड़ी थी विषय, शासक कहलाता था विषयपति। सबसे छोटी थी ग्राम, जिसका शासक था ग्रामिक। पुलिस का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था और अन्य कर्मचारी है वो चाट और भाट कहलाते थे। चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था, वेश्याओं को गणिका कहा जाता था और भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 था। ये था दोस्तों नगरीय गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। अब गुप्तकालीन मंदिर, गुप्त सम्राट है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में ही विकसित हुई थी। प्रमुख मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सबसे प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर है। फिर आगे है पार्वती मंदिर, यह नचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा है विष्णु मंदिर, यह तिगवा मध्य प्रदेश में है। फिर चौथा है जो कि महत्वपूर्ण है, वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर की खास बातें हैं, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ट रचना है और उत्तर भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का प्रथम प्रमाण इसी मंदिर में मिलता है। फिर पंचायतन शैली में निर्मित है, यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। अगला है भीतर गांव का मंदिर, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मुख्यतः लक्ष्मण जी का मंदिर है, जो कि ईंटों से निर्मित है। फिर गुप्तकालीन मूर्तिकला और चित्रकला, अजंता में निर्मित गुफाओं में 16 और 17 नंबर की गुफाएं ही गुप्तकालीन है। 16 नंबर की गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है और 17 नंबर की गुफा, जिसको चित्रशाला भी कहते हैं, उसमें बुद्ध से संबंधित जीवन, मरण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण आदि के चित्र बनाए हुए हैं। फिर है बाघ की गुफाएं, जिसमें 9 गुफाएं हैं, उनमें एक गुफा में बुद्ध और बोधिसत्व की विशाल प्रतिमाएं मिली हैं। 4वीं शताब्दी में बनी उदयगिरी की विशाल वराह मूर्ति प्रसिद्ध है। भारत की सुंदरतम मूर्ति मथुरा के बुद्ध की है, जो 7.25 फीट ऊंची और अभय मुद्रा में खड़ी है। और सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी मूर्ति भी प्रसिद्ध है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण नोट्स
तैयार किए हुए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अगला देखते हैं गुप्तकालीन अभिलेख। उसके बाद में दोस्तों गुप्तकालीन अभिलेख। गुप्तकालीन अभिलेख, इसमें सबसे पहला अभिलेख है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन द्वारा लिखित है और यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है। हरिसेन द्वारा लिखित, इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। यह ब्राह्मी लिपि और चंपू शैली में लिखित है। और चंपू शैली में लिखित है। उसके बाद में आता है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख के बारे में दोस्तों स्कंदगुप्त द्वारा हूणों की पराजय का वर्णन किया गया है। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों की पराजय का उल्लेख है। उसके बाद में अगला आता है दोस्तों मंदसौर प्रशस्ति। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन है। के निर्माण का वर्णन किया गया है। उसके बाद में है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख गुप्त संवत का उल्लेख है और हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से। उसके बाद में है दोस्तों तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख, इसमें दोस्तों कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में जानकारी मिलती है। यह कुमारगुप्त फर्स्ट का अभिलेख है। कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है और इस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया है। बताया गया है, शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है एरण अभिलेख, जिसमें 510 ईस्वी में भानुगुप्त का अभिलेख है और इसमें सती होने का प्रमाण मिलता है। एरण अभिलेख 510 ईस्वी, 510
10 ईस्वी का भानुगुप्त का अभिलेख, और इसमें सती होने का प्रमाण मिलता है। यह दोस्तों गुप्तकालीन महत्वपूर्ण प्रशस्ति और महत्वपूर्ण अभिलेख। अब देखते हैं दोस्तों गुप्तकालीन शिक्षा और साहित्य। गुप्तकालीन शिक्षा और साहित्य। इसमें दोस्तों गुप्त काल में शिक्षकों को उपाध्याय, आचार्य कहते थे एवं जो परम विद्वान होता था उसको भट्ट कहा जाता था। गुप्त काल में शिक्षकों को उपाध्याय, आचार्य कहा जाता था तथा परम विद्वान को भट्ट कहा जाता था। भट्ट कहा जाता था। उसके बाद में दोस्तों आचार्य को दान में दिए हुए गांव को अग्रहार कहते थे। आचार्य को दान में दिए गांव को अग्रहार कहते थे। अग्रहार कहते थे। उसके बाद में है दोस्तों गुप्त काल में वेद, वेदांग, न्याय, व्याकरण, पुराण आदि पाठ्यक्रम के विषय थे। गुप्त काल में वेद, वेदांग, न्याय, पुराण, व्याकरण आदि पाठ्यक्रम के विषय थे। उसके बाद में दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थाओं को घटिका कहते थे। उच्च शिक्षण संस्थाओं को घटिका कहते थे और प्रारंभिक शिक्षकों को द्वारकाचार्य कहते थे। प्रारंभिक शिक्षकों को द्वारकाचार्य कहते थे। उसके बाद में दोस्तों प्रमुख कवि कालिदास जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में थे, उनकी कृतियों को देखते हैं। प्रमुख कवि कालिदास थे जिनकी निम्न कृतियां है। प्रमुख कवि कालिदास इनकी निम्न
कृतियां हैं। इन्होंने मतलब 7 काव्य लिखे। कौन कौन से थे? मेघदूत, उनमें सबसे पहला है मेघदूत, दूसरा रघुवंश, तीसरा है कुमार संभवम, चौथा है ऋतु संहार, पांचवा है मालविकाग्निमित्रम, छठा है विक्रमोर्वंशियम, और सातवां और सबसे सुंदर नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये दोस्तों कालिदास की निम्नलिखित कृतियां थी। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। पंचतंत्र लिखा गया। उसके बाद में है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत ग्रंथ लिखे। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत ग्रंथ लिखे। उसके बाद में दोस्तों शून्य सिद्धांत व दशमलव प्रणाली का विकास भी आर्यभट्ट ने किया था। सूर्य सिद्धांत और दशमलव प्रणाली, सूर्य सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का विकास भी आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने किया। और उसके बाद में वराहमिहिर द्वारा लिखित ग्रंथ पंच सिद्धांतिका है। वराहमिहिर द्वारा लिखित ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका, जिसमें 5 सिद्धांतों का वर्णन है। पंच सिद्धांतिका यह वराहमिहिर द्वारा लिखित है। और चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट ने अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह की रचना की। चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना की।
उसके बाद में है शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। यह भी गुप्त काल में ही रचित है। उसके बाद में है चिकित्सक धन्वंतरी ने निघंटु नामक ग्रंथ की रचना की। धन्वंतरी ने निघंटु नामक ग्रंथ की रचना की। यह था दोस्तों गुप्तकालीन शिक्षा और साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। देखते हैं एक बार दोबारा। गुप्तकालीन अभिलेख सबसे पहला है प्रयाग प्रशस्ति। यह हरिसेन द्वारा लिखित है। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और यह ब्राह्मी लिपि और चंपू शैली, चंपू शैली वो होती है दोस्तों जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल हो। यह एक संस्कृत की विधि है, संस्कृत की काव्य शैली है। उसके बाद में है भीतरी अभिलेख। यह स्कंदगुप्त द्वारा हुणों की पराजय का वर्णन मिलता है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा हुणों की पराजय का वर्णन मिलता है। फिर है मंदसौर प्रशस्ति। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन है। फिर है जूनागढ़ अभिलेख। यह गुप्त संवत का उल्लेख है। हुणों के आक्रमण की जानकारी भी इसी में मिलती है। तुमेन अभिलेख कुमारगुप्त फर्स्ट का अभिलेख है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। एरन अभिलेख 510 ईस्वी का भानुगुप्त का अभिलेख है। इसमें सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है। फिर है गुप्तकालीन शिक्षा और साहित्य। गुप्त काल में शिक्षकों को उपाध्याय आचार्य कहते थे और जो परम विद्वान होते थे उनको भट्ट कहा जाता था। आचार्य को दान में दिए गांव को अग्रहार कहते थे। गुप्त काल में वेद, वेदांग, न्याय, पुराण, व्याकरण आदि पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय थे। उच्च शिक्षण संस्थाओं को घटिका कहते थे और जो प्रारंभिक शिक्षक होते थे उनको द्वारकाचार्य कहते थे। अब प्रमुख कवि जो कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे, उन्होंने महत्वपूर्ण कृतियां लिखी है जो संस्कृत साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसी की इन्हीं कृतियों के कारण कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इन्होंने निम्न कृतियां लिखी है। मेघदूत जिसमें यक्ष और यक्षिणी की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इसमें रघुवंश, इसमें रघुवंश का वर्णन किया गया है जिसमें भगवान राम आदि का वर्णन है। कुमार संभवम ऋतु संहार, इसमें ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, यह 3 नाटक हैं। उसके बाद महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का विकास भी आर्यभट्ट ने ही किया था। वराहमिहिर द्वारा लिखित ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना की। शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी और आचार्य चिकित्सक धन्वंतरी ने निघंटु नामक ग्रंथ की रचना की। ये था दोस्तों गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन मंदिर, स्थापत्य कला, चित्रकला, गुप्तकालीन अभिलेख और गुप्तकालीन शिक्षा और साहित्य के बारे में जानकारी। दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो आपके लिए तैयार किए गए हैं और उन्हीं बातों को शामिल किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो आज गुप्त काल का चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।